हेलो और स्टडी विथ बस सिस्टम में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। और इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जब रेज ऑफ लाइट जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को पार कर जाती है तो इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन हम लोग कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के लिए बताए थे कि इसके लिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मीडियम होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिससे कि रेज ऑफ लाइट जो है कि क्या होता है, क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ हम लोग अलग अलग ये भी चर्चा किए थे कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। और सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, ये आपका वैक्यूम में होता है। और हम लोग रूल के बारे में चर्चा किए थे कि रिफ्रैक्शन का दो रूल होता है, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण मेनली मुख्य रूप से मीडियम को दो भाग में बांटा गया है। एक जो है रेयर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब हुआ कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, और डेंसर का मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मिनिमम होता है, अगर हम लोग दो मीडियम का कंपेयर करते हैं तो। और एक चीज़ और हम लोग चर्चा किए थे कि कोई भी मीडियम परमानेंटली रेयर और परमानेंटली डेंसर नहीं हो सकता है। अगर ये इस पर निर्भर करेगा कि उस मीडियम का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते थे कि एयर हुआ, वाटर हुआ, गिलास हुआ, डायमंड हो गया, ये सब अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं और इन सब में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात कीजिए एयर का, और जो है कि आप वाटर का बात कीजिए, तो इस केस में आपका क्या होगा, एयर रेयर मीडियम होगा, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और वाटर आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही जो है कि क्या कीजिए, आप जो है वाटर का बात कीजिए या आप आइस का बात कीजिए, आप जो है वाटर का बात कीजिए, वाटर आप क्राउन ग्लास का बात कर लीजिए और रॉक साल्ट का बात कीजिए, तो इसमें क्राउन ग्लास आपका क्या हो जाएगा, क्राउन ग्लास आपका डेंसर हो जाएगा और ये रॉक साल्ट क्या हो जाएगा, आपका रेयर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जब डिफरेंट रहता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा। परमानेंटली रेयर मीडियम आपका वैक्यूम होगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसी और मीडियम में नहीं हो सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन का नियम कितना होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन का लॉज जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से अलग है। इसका भी दो नियम होता है, क्योंकि इसमें हम आपको दो केस बताए थे। पहला केस बताए थे क्या, कि रेज ऑफ लाइट जो है किधर से किधर जाता है, तो रेयर मीडियम से कहाँ जाता है, डेंसर में जाता है। अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट ये है, ये आपका इंसिडेंट ये होता है, और ये जो है यहाँ से मुड़ गया तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड ये हो गया। तो यहाँ एक एंगल आई बनता है, यहाँ एक एंगल क्या होता है, आई बनता है। एक दूसरा केस भी हम बताए थे, इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। ये चीज पहले के क्लास में हम आपको बता चुके हैं। आप देखिए इसी का केस 2 होता है, इसके बारे में भी चर्चा किए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि रेज ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए, तो डेंसर से कहाँ जाता है, रेयर मीडियम में जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। यहाँ हम लोग एयर ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या लेंगे, रेयर मीडियम लेते हैं, रेयर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या लेते हैं, डेंसर लेते हैं। यहाँ आपका एयर हो गया और यहाँ क्या हो गया, वाटर हो गया। तो अब यहाँ देखिए अब क्या होता है इस केस में, कि डेंसर से रेयर में जाता है, तो अब ये क्या होगा, अभिलंब से यानी कि नॉर्मल से जो होता है ये क्या होता है, दो भागता है। ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट ये हो गया, ये आपका इंसिडेंट ये हुआ, ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड ये हो जाता है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है।
यहाँ जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, ये आपका क्या होगा, ये जो है कि आई बनेगा, और यहाँ जो बनेगा ये क्या बनेगा, आर बनेगा। तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल आई का वैल्यू क्या है, ये बड़ा है एंगल आर से, और इस केस में हम देखते हैं कि एंगल आई जो है ये क्या होता है, छोटा होता है, किससे, एंगल आर से होता है। तो इस केस में आपका रिफ्रैक्शन का लाज जो है ये डिफर करेगा रिफ्लेक्शन से। तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का दो नियम आपका क्या क्या होता है। तो देखिए पहला नियम जो है, पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कोई भी डायग्राम आपका बना ही दिए। अब देखिए आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला नियम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट है, देखिए आपका इंसिडेंट ये है, ये रिफ्रैक्टेड ये है, और ये आपका नॉर्मल है। तो ये सारा जो है कि क्या है, आप देखते हैं कि एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। इसमें भी देखिए ये आपका इंसिडेंट ये है, ये रिफ्रैक्टेड ये है, ये वाला आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों जो है कि क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में आपका लाई कर रहा है। तो पहला नियम अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट नियम जो है रिफ्रैक्शन का, बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन के जैसा ही है, सेम टू सेम। रिफ्लेक्शन में भी आप लोग यही नियम पढ़े थे कि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, और नॉर्मल जो होता है ये सेम प्लेन में होता है। और यहाँ आपका रिफ्रैक्शन में भी ये तीनों जो होता है आपका क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। अब यहाँ दूसरा नियम में देखिए क्या चेंजिंग होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब वायर से डेंसर में रेज ऑफ लाइट जाता है तो एंगल आई का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है एंगल आई से, और जब डेंसर से वायर में जाता है तो एंगल आई का वैल्यू आपका क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि एंगल आई और एंगल आर कभी भी इक्वल नहीं होगा, जैसा कि रिफ्लेक्शन में होता था। लेकिन हाँ, इसमें क्या चेंजिंग होता है, तो इसका जो रेशियो आएगा ये आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन, एंगल रेशियो ऑफ, इसका रेशियो जो होगा, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ refraction of sine is constant. Constant, it is denoted by mu, and it is also called refractive index. Refractive index, and it is also known as स्नेल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम जो आपका होता है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग साइन ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंस एंगल और आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये आपका किसके साथ एंगल बनाया है, तो नॉर्मल के साथ बनाया है। और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और आपका किसके बीच जो है रिलेशन बने है, तो ये हाइपोटेनियस के बीच बने है। तो इसमें हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन बना है, इसलिए आपका क्या हुआ, साइन का एंगल लिया गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई बटा क्या होगा, साइन आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। यानी कि म्यू क्या होगा, कांस्टेंट आपका होगा। और यही आपका क्या होता है, इसी को हम लोग स्नेल्स का नियम भी हम लोग कहते हैं। अब चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करेगा। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का डिसीजन हम किससे करेंगे, तो हम मीडियम से करेंगे। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ये मीडियम पर निर्भर करेगा। रेयर में आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और डेंसर में आपका क्या हो जाएगा, डेंसर में आपका मिनिमम होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है यही क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी टू मीडियम is called refractive index। refractive index इसको कहीं कहीं जो है कि n भी लिखा जाता है, कहीं कहीं म्यू भी रहेगा। और अगर हम लोग टू मीडियम की बात करते हैं, जैसे ए हो गया फर्स्ट मीडियम और ए सेकंड को हम लोग लिखते हैं सेकंड मीडियम लिखते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इस प्रकार लिखा जाएगा n/1। इसका मतलब हुआ देखा 2 ऊपर है और 1 नीचे है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट है यही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जैसे और भी एक एग्जांपल लेते हैं, एयर और वाटर का लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमको एयर और वाटर का निकालना है तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं NaW अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहाँ देखिए ध्यान देने वाला है कि ये नीचे जो रहेगा यहाँ पे n लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है जो मीडियम, तो ये जो है कि ऊपर में यहाँ लिखा है इसका स्पीड, और ऊपर वाला जो मीडियम है ये इसका स्पीड कहाँ लिखा जाएगा, नीचे में लिखा जाएगा। और इसका जो रेशियो आएगा यही क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। अब देखिए इसको हम इस तरह भी निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ n लिखते हैं, यहाँ W लिखते हैं, यहाँ A लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब यहाँ देखिए, अब आखिर इस तरह लिखने का इसका सेंस क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ जब भी हम लोग दो मीडियम की बात करते हैं, जैसे हम लोग एयर और वाटर का बात करते हैं, तो अगर यहाँ देखिए एयर लिखा हुआ है, यहाँ वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि वाटर का स्पीड ऑफ लाइट एयर की अपेक्षा क्या है। इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हाट इज द, अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं NWA लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि अगर किसी भी दो चीज का अगर कंपेयर करेंगे तो एक के अपेक्षा दूसरे का स्पीड कितना है, कितना ज्यादा है या कितना कम है, यही जो है कि ये क्या लिखाता है, यह डिनोट करता है। यानी कि एक दूसरे से रिलेशन को शो करता है कि एक दूसरे की अपेक्षा इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है।
जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपके क्लास में मान लिया जाए 50 बच्चा या जो है कि 60 बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है, तो उसमें से जो है कि एक बच्चा जो होगा वो आपका क्या होगा, टॉपर होगा। किसी एक का रोल नंबर क्या होगा, 1 होगा। किसी एक का रोल नंबर 2 होगा। जैसे इसको एक और सरल एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना क्लास 10 का बात कीजिए, तो क्लास 10 में मान लिया जाए कि आपका 60 बच्चा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 50 51 डॉट 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 58 59 60। आपके स्कूल में क्या है, 60 बच्चा है। तो यहाँ सबसे टॉपर जो है कि एक रोल नंबर है, तो जो है कि ये क्या है, तभी तो ये जो है कि इसका रोल नंबर क्या है, ये आपका रोल नंबर कितना है, 1 है। तो जो है कि यहाँ देखिए, इसी तरह हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। जैसे क्लास में आपका रोल नंबर है, उसी तरह आपका इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो मीडियम्स हैं। तो बहुत सारे मीडियम हो गए। जैसे यहाँ जो है कि बहुत सारा बच्चा है तो मीडियम हो गया। तो इन सारे बहुत सारे मीडियम में किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, टॉपर रैंक पे होगा। जैसे इस क्लासरूम में सबसे ज्यादा नंबर ये बच्चा लाता है, तो इसका रोल नंबर कितना है, 1 है। तो ये जो है कि टॉपर है। इसके बाद सेकंड टॉपर ये है, थर्ड टॉपर ये है। तो अगर हम लोग मेरिट्स की बात करेंगे दो लोगों की, जैसे मान लिया जाए कि दोनों में अगर हम लोग मेरिट की बात करते हैं, तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रोल 1 2। इसका मतलब क्या होगा कि मेरिट इसका 2 का बटा मेरिट इसका 1 का, यानी कि 1 का मेरिट 2 की अपेक्षा कितना ज्यादा या कितना कम है, ये निकल गया। अगर हम लोग जो है कि इस तरह लिखते हैं रोल 2 1, तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि 1 का मेरिट दूसरे की अपेक्षा आपका कितना ज्यादा या कम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर इसी तरह आप 3 और 4 का निकालिएगा, जैसे हम लोग R3 लिखते हैं, R4 लिखते हैं, 4 3 लिखे, तो यहाँ आपका क्या होगा, मेरिट आपका 3 का, मेरिट आपका 4 का, यानी 4 का मेरिट आपका 3 की अपेक्षा कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर इसी को अगर हम लोग लिखें, यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरिट 4 बाई क्या हो जाएगा, मेरिट 3, यानी 3 का मेरिट जो है ये आपका क्या है, 4 की अपेक्षा कितना ज्यादा या कितना कम है। तो यहाँ पर देखिए, इस सारे का क्या होता है, पहला क्या निकले है कि रिलेटिव मेरिट। हम लोग देख रहे हैं कि पहला चीज आपका क्या निकले है, रिलेटिव मेरिट। रिलेटिव मेरिट या हम लोग मार्क्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 स्टूडेंट। तो अब यहाँ देखिए, बिटवीन 2 स्टूडेंट निकालते हैं। तो अगर आप क्या कीजिए कि आप 5 का और 6 का कंपेयर कीजिए, तो 5 और 6 में जो है कि 5 का क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो 5 आपका अगर मीडियम का बात कीजिए तो ये है मीडियम हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप 5 और 1 का अगर कंपेयर कीजिए, तो 5 और 1 में ये जो है जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये 5 जो है डेंसर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ आप अगर रोल नंबर 5 का देखते हैं, तो इस केस में आपका क्या था, ये रेयर मीडियम था। यहाँ इसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा था, और यहाँ इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है कि क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि अगर हम स्टूडेंट के तौर पर बात करते हैं, तो रोल नंबर 5 और रोल नंबर 6 में क्या था कि 5 का नंबर जो है 6 की अपेक्षा क्या था, ज्यादा था। लेकिन वहीं 5 का कंपेयर जब रोल नंबर 1 से किया गया, तो 5 रोल नंबर का मार्क्स जो है रोल नंबर 1 की अपेक्षा जो है कि क्या हो गया, ये जो है कि कम गया। तो इसी तरह ये मीडियम्स में भी होता है कि कोई भी मीडियम रेयर और कोई भी मीडियम डेंसर बनता है, या स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें भी एक चीज होता है कि कोई एक मीडियम ऐसा रहता है जो सबसे टॉप में रहता है, और वहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा किसी का नहीं रहेगा। तो ये सारा आपका क्या हो गया, रिलेटिव मार्क्स हो गया। लेकिन एक एब्सोल्यूट मार्क्स भी तो हम लोग निकालेंगे। अगर रोल नंबर 1 का कंपेयर आप किसी से कर दीजिए, 2 से 3 से 4 से कीजिए, तो इसका तो मार्क्स सबसे ज्यादा है ना। तो अगर हम रोल नंबर 1 का अगर हम लोग किसी से भी कंपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मार्क्स आ जाएगा। यानी कि एक से ज्यादा किसी का भी रोल नंबर 10th क्लास में मार्क्स जो है कि नहीं लाया है। तो अगर रोल नंबर 1 से अगर कंपेयर करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का, तो वो क्या माना जाएगा, एब्सोल्यूट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट बिटवीन 2 स्टूडेंट्स।
लेकिन जो है कि एक को छोड़कर, रोल नंबर 1 को छोड़कर बाकी के स्टूडेंट्स का किसी से भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसका मार्क्स जो लिया जाएगा, ये क्या लिया जाएगा, रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिलेटिव हम इसलिए लेते हैं कि जिन लोगों का हम कंपेयर कर रहे हैं उससे ज्यादा एक टॉपर लेवल का बच्चा बैठा हुआ है जिसका कि मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो वही केसेस आपका स्पीड ऑफ लाइट में भी होता है। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट आपका वैक्यूम के पास है। वैक्यूम में लाइट मैक्सिमम स्पीड से चलता है। तो वैक्यूम से जब हम किसी चीज का कंपेयर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। या एयर से अगर हम लोग किसी चीज का कंपेयर करेंगे, नहीं, वैक्यूम से अगर करेंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। एयर से भी करेंगे कभी कभी तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन आपका इसको छोड़कर, वैक्यूम को छोड़कर किसी भी दो मीडियम का अगर आप कंपेयर कीजिएगा रेशियो तो आपका रिलेटिव निकलेगा, रिलेटिव स्पीड निकलेगा। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इस चीज को हम लोग देखेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपका दो तरह का निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका निकलेगा ये आपका दो तरह का निकलेगा। इसका अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दो तरह का निकलेगा। पहला क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड आपका निकलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ये दोनों में आपका अंतर क्या होगा, आपका क्लास का रोल नंबर और मार्क्स से आपको समझा दिए। आपको समझने में जो है कि काफी इजी होगा। तो एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम with respect to vacuum is called absolute refractive index। अगर हम लोग वैक्यूम से अगर किसी मीडियम का कंपेयर करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट का उसका रेशियो निकालेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ हम लोग वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, किसका, हम लोग वाटर का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपका क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ये आपका क्या निकला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकला। इसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम से अगर हम लोग निकालते हैं, डायमंड का निकालते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये भी आपका क्या निकल गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब है कि किसी भी मीडियम का अगर आप वैक्यूम के साथ कंपेयर कीजिएगा तो उसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। लेकिन देखिए रिलेटिव में आपका क्या होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in any two medium except one medium is vacuum is called relative refractive index। अब देखिए किसी भी दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो जो होगा वैक्यूम को छोड़कर, जिसमें कि एक मीडियम वैक्यूम आपका नहीं होना चाहिए, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए हम लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ग्लास लेते हैं,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बटा हो जाएगा यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये रिजल्ट आपको जो आएगा ये आपका क्या आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर इसी तरह का हम लोग निकालते हैं एन डी आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन आइस बटा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आपका स्पीड ऑफ लाइट आइस में क्या है और डायमंड में क्या है, ये दोनों का जो रेशियो आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ये दोनों में यही अंतर होता है, रिलेटिव इफेक्टिव इंडेक्स और जो है कि एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स में ये आपका यही डिफरेंसेज होता है। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको कुछ लिस्ट लिखा देते हैं इफेक्टिव इंडेक्स का। चलिए एनसीईआरटी का कुछ वैल्यू आपका दिया हुआ है लिस्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है हम लोग क्या देते हैं, हम लोग मटेरियल का नाम एक तरफ लिखेंगे मीडियम और दूसरे तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरफ फॉर्म यहाँ दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल, एक तरफ हम लोग मीडियम लिखते हैं और दूसरा कॉलम बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जो जो इम्पोर्टेंट है ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एयर का अगर हम लोग एयर का बात करते हैं तो एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, 1.003। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 होता है। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है वाटर है 1.33 होता है, वाटर का होता है 1.33 इफेक्टिव इंडेक्स होता है। आप आइस का देखिए, आइस भी इम्पोर्टेंट है, आइस का 1.31 होता है 1.31। अल्कोहल का आपका हो जाएगा, अल्कोहल अल्कोहल का आपका होता है 1.36 1.36। क्लोरीन क्लोरीन का आपका हो जाएगा 1.44 1.44। क्वार्ट्ज का आपका होगा, क्वार्ट्ज का आपका इफेक्टिव इंडेक्स होता है 1.46 1.46 होता है आपका। और जो इम्पोर्टेंट है बेंजीन का 1.50, बेंजीन का 1.50। क्राउन ग्लास का आपका होता है, क्राउन ग्लास का अगर बात कीजिए तो 1.52 होता है, क्राउन ग्लास का 1.52। फिर आपका रॉक साल्ट का 1.54, रॉक साल्ट 1.54 होता है रॉक साल्ट का। फिर आपका डायमंड का होता है 2.42, डायमंड का 2.42 होता है। तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखिएगा, इतना का ही जरूरत आपको हो सकता है, इससे ज़्यादा का उतना जरूरत नहीं है अभी याद रखने का, ऐसे याद रखिएगा तो ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। स्फेरिकल लेंस, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग स्फेयर का बात किए थे कि एक स्फेयर से हम दो प्रकार का मिरर बनाए थे, एक कॉन्केव और एक कन्वेक्स बनाए थे। तो उसी तरह से स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, ए पार्ट ऑफ स्फेयर हुआ। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें लेंस हम लोग बनाएंगे। तो इससे दो तरह का लेंस आपका बनता है। पहला जो होता है आपका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। फर्स्ट वाला जो लेंस बनेगा कन्वेक्स बनेगा, कन्वेक्स लेंस बनेगा। और देखिए लेंस जब भी फॉर्म होता है तो इसके लिए दो स्फेयर हमको चाहिए, यानी कि कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा, एक स्फेयर ये होगा और एक स्फेयर आपका क्या होगा, इसका ये होगा। और ये दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या बनेगा, ये आपका जो फॉर्म होगा ये वाला पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस बन गया। यही आपका होगा कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ जो है कि दो गो मेरा स्फीयर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, दो सेंटर होगा, C1 होगा और यहाँ क्या होगा, C2 होगा। क्योंकि आप जो है ये पढ़ चुके हैं आप मैथ्स में कि सर्किल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो यहाँ दो सर्किल है तो जाहिर सी बात है कि दो सेंटर होगा। और यहीं से हम क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से कुछ पार्ट इसका ए निकाल लिया गया है और कुछ पार्ट इसका ए निकाल लिया गया है। और ये दोनों को मिलाकर हम क्या किए हैं, हम एक लेंस बनाए हैं। तो यहाँ देखिए इधर वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, तो इसका सेंटर आपका कहाँ है, ये इधर होगा C1। इस पार्ट का आपका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। और इधर वाले पार्ट का आपका सेंटर कहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, C2। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, O से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम लोग क्या मिलाएंगे, इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा, ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होगा, ये भी आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ आपका हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा। और रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग लेंस की बात करते हैं, चाहे वह कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो लेंस का अगर आप बात कीजिएगा तो लेंस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 2 होगा। कौन कौन 2 होगा, तो C1 और C2 होगा। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका कितना होगा, 2 होगा। ये R1 होगा और क्या होगा, R2 होगा। प्रिंसिपल एक्सिस का अगर आप बात कीजिए तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका कितना होगा, 1 होगा। ये कहाँ से कहाँ तक, C1 से C2 तक जो लाइन होगा, यही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि आपका इसमें फोकस भी जो होगा ये आपका कितना होगा, फोकस भी आपका 2 होगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ एक लेंस हम लोग बनाते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इधर आप देखिए यहाँ पर C1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा। अब एक रेज ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वहाँ फॉल करता है। अब फॉल करने के बाद जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, ये बेंड करेगा। और बेंड करने के बाद ये जो है कि क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से होकर क्या करेगा, ये जो है जो कि
पास करेगा, तो इस पॉइंट पे कटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा। सारा कंसेप्ट आपका मिरर जैसा ही है, लेकिन मिरर में हम एक स्फीयर का यूज करके कोई भी एक मिरर बना लेते थे, लेकिन यहाँ लेंस के लिए हमको दो स्फीयर का जरूरत होता है, इसलिए इसमें सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा, दो होगा, तो ये आपका क्या हो गया, F2 हो गया। ठीक इसी तरह जो है कि आपका क्या होगा, F1 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका फोकस भी जो होता है, ये आपका कितना होता है, फोकस आपका जो होगा ये आपका कितना होगा, दो होगा, एक F1 होगा और दूसरा जो है आपका क्या होगा, F2 होगा। और ये जो है कि फोकस जो होगा F1 या F2, ये जो है कि क्या होगा, R1/2 होगा, और F2 का वैल्यू क्या होगा, R2/2 होगा। बाकी डिफिनेशन सब आपका वही है, सिर्फ एक आपका इसमें नया डिफिनेशन जो होगा ये क्या आएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर का आएगा, ऑप्टिकल सेंटर का। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, यानी कोई भी लेंस कॉनकेव या क्या होगा, कन्वेक्स होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आपका होगा। अब इसमें कुछ और चीजें हमको समझने की है लेंस में। जैसे यहाँ आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या देखते हैं, कन्वेक्स लेंस में कि आपका यहाँ क्या होता है, आपका ईडेज जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडेज। तो इसका ईडेज जो होगा ये आपका क्या होगा, थिन होगा, और इसका बीच वाला भाग जो होगा, मिडिल पार्ट इसका जो होता है ये क्या होता है, ये थिक होता है। और इसका जो विड्थ होता है इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं, एप एपर्चर, विड्थ ऑफ लेंस। ये लेंस कनकेव हो या क्या हो आपका, कन्वेक्स हो, इसका जो विड्थ होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एपर्चर बोलेंगे। अभी देखिए ये तो कनकेव का था, अब हम लोग कन्वेक्स लेंस का था, अब हम लोग कनकेव लेंस का देख लेते हैं। कनकेव लेंस में भी सारा चीजें यही रहेगा, सारा कंसेप्ट सारा डिफिनेशन यही रहेगा। अब देखिए कनकेव के लिए भी हमको क्या करना होगा, हमको जो है कि दो स्फीयर लेना होगा। अब कनकेव लेंस का अगर हम लोग देखते हैं कि एक कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक स्फीयर लिए, एक स्फीयर क्या लिए, यहाँ लिए, और ये दोनों को हम लोग क्या किए, इस तरह बाहरी वाला भाग को इसको हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C2 होगा, ये आपका क्या हो गया, C1 हो गया, सारा चीज वही होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसका ए वाला भाग, बाहर वाला भाग, इसका साइड वाला ये हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ आप इसको ऐसे निकाल दीजिए और इसका ए वाला पार्ट को आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए, और दोनों को इस तरह क्या कीजिए, ये जो है कि मिला दीजिए। तो ये आपका जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक कनकेव लेंस बनेगा। ये क्या बनेगा, कनकेव लेंस बनेगा। बाकी सारी चीजें वही होगी, यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, C1 होगा, यहाँ F1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, F2 होगा। इस लाइन को जो है कि मिला दीजिए, ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। बाकी सारा कंसेप्ट वही रहेगा। इसमें देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका ईडेज है, तो इसका ईडेज आपका क्या होगा, ठीक होगा। और ये वाला जो बीच वाला भाग है, मिडिल पार्ट जो है इसका, मिडिल पार्ट, ये आपका क्या होता है, ये आपका थिन होता है। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे और आगे करते हैं। बाकी देखिए, बाकी आपका जो आप
मिरर में पढ़े थे, सारा चीज आपका सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अगर हम लोग फोकस की बात करते हैं, फोकस का डिफिनेशन का, तो यहाँ देखिए कोई भी लेंस हो आपका, जैसे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एज के बीच से आपका जाएगा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ आपका C1 हो गया, यहाँ आपका क्या होगा C2 होगा, यहाँ F2 हो जाएगा और यहाँ आपका F1 हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ देखिए रेज जो है पहले गया है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होगा फोकस से होकर गुजरेगा। एक और रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पहले गया, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। यानी कि जितना भी रेज है ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट जब होता है तो ये लेंस के एक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फोकस का डिफिनेशन आपका क्या हो जाएगा, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट on convex lens after refraction, it actually meet at a point is called focus of लेंस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। या यहाँ एक्चुअली मीट कर रहा है तो इसमें जो है कि आपका क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। आपका फोकस में आपका जो है कन्वेक्स में अगर बात करते हैं तो कन्वेक्स में आपका कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनेगा। जब एक्चुअली मीट करेगा तो सारा चीज वही है, एक्चुअली अगर मीट करेगा तो आपका इमेज जो है आपका कैसा बनेगा, रियल बनेगा। लेकिन अगर आपको ये आभास हो कि ये एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है, ये अपीयर हो रहा है कि एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, तो वहां क्या बनेगा, अपीयर टू मीट। तो यहाँ पर आपका कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है। ये आपका किस में बनेगा, आपका कनकेव में बनेगा, कनकेव लेंस में बनेगा। आपका कन्वेक्स लेंस में रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा। एक केस में आपका वर्चुअल इमेज भी बनेगा, क्योंकि जैसे आपको मिरर में बताए थे कि उसमें एक कंडीशन में आपका क्या हुआ था, वो वर्चुअल इमेज बना था। उसी तरह आपका इसमें भी कन्वेक्स में एक केस में आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, बाकी में आपका रियल बनेगा। अब देखिए कन्वेक्स का हम लोग देख लिए, फोकस का। अब हम लोग कनकेव का भी देख लेते हैं, इसका भी फोकस का देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कि आपका हम ले लेते हैं C2 ले लेते हैं, यहाँ पे आपका C1 ले लेते हैं, यहाँ F1 ले लेते हैं और यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, F2 लेते हैं। इसमें भी रेस पहले जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि इस साइड में यहाँ एक पॉइंट पे क्या होगा, ये जो है ये मिल जाएगा, यहाँ अपीयर होगा, यहाँ वास्तव में जो है कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये जो है कि अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा। एक चीज और, ये कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स का हो गया, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट आप इसका याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा रे डायग्राम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि रूल ऑफ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मिरर में आपका रूल बताए थे, 4 रूल होता है, उसी तरह आपका इसमें भी लेंस में भी आपका रे डायग्राम का 4 रूल होता है। चारों रूल आपका सेम होगा जो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेज जो इंसिडेंट होगा ये 4 ही तरीका से इंसिडेंट होगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो 4 तरीके से ही वो जो है कि पास करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे।